सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। हालिया मशरिक़ वस्ता कशीदगी में आबनाए हुर्मुज़ का नाम दुनिया की सबसे अहम एनर्जी चोक पॉइंट के तौर पर सामने आया है। यहाँ से तकरीबन 20% आलमी खाम तेल और LNG गुजरता है। अब बुध के रोज़ अमेरिका और ईरान के दरमियान दो हफ्ते के सीज़ फायर के ऐलान के बाद आबनाए हुर्मुज़ को पार्शली आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। ऑस्ट्रेलियावी मीडिया के मुताबिक अब तक 7 जहाज़ इस रास्ते से गुजरे हैं, जबकि आज़ाद ज़राए 11 जहाज़ों के गुज़िश्ता 24 घंटे में आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की तस्दीक कर रहे हैं। फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट्स भी इस बारे में सामने आई हैं, जिसके मुताबिक ईरानी फौज का आबनाए हुर्मुज़ पर अभी भी मुकम्मल कंट्रोल है। पासदारान इनकलाब की तरफ से आबनाए के दोनों तरफ मौजूद बहरी जहाज़ों को वाज़े ऐलान के जरिए बताया गया है कि बगैर इजाज़त गुजरने वाले किसी भी जहाज़ को पर्शियन गल्फ में डुबो दिया जाएगा। इससे वाज़े होता है कि मुकम्मल बहाली अभी ज़ाहिरन नहीं हुई। इससे कबल कशीदगी के दौरान 1 मार्च से 7 अप्रैल तक सिर्फ 37 दिनों में सिर्फ 307 जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरे, जो मामूल के मुकाबले में तकरीबन 95% कम शिपिंग है। दूसरी तरफ इसी कशीदगी के दौरान तकरीबन 800 जहाज़ पर पर्शियन गल्फ में फंसे रहे। वो जहाज़ जो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे, उनको ईरानी फ़ौज की तरफ से मुकम्मल आज़ादी के साथ मूवमेंट का इख्तियार नहीं था, बल्कि लार्क आइलैंड के करीब एक मखसूस रूट इस्तेमाल करने की इजाज़त बहरहाल उनको दी गई थी। अब इसका मतलब ये कि इस क्रूशल चोक पॉइंट पर ईरानी फ़ौजी कंट्रोल अभी भी बरकरार है। 27 मार्च हमले से पहले तक आलमी तेल की कीमतें तकरीबन $70 फ़ी बैरल थीं, लेकिन इस कशीदगी के दौरान ये $112 से भी ऊपर चली गई थी। सीज़ फायर के ऐलान पर कीमत में तकरीबन 15 से 16% कमी आई है, लेकिन जंगबंदी के ऐलान के 24 घंटे बाद ही ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तकरीबन $96 से $97 के दरमियान ट्रेड हो रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह अमेरिका की जानिब से लबनान पर हमलों का जारी रहना है, जो कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर की जा रही है और जिस पर मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। अब इस लिहाज से आलमी तेल की कीमतें अब भी नॉर्मल सतह से $25 से $30 ज़्यादा नज़र आ रही हैं। सीज़ फायर के ऐलान के बाद हमने देखा कि आलमी स्टॉक मार्केट्स ने फौरी तौर पर मुस्बत रद्द अमल दिया। S&P 500 में 2.5% इजाफा हुआ। यूरोप और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी 3 से 6% तक तेज़ी देखी गई। इसकी बुनियादी वजह जंग के खतरे में कमी और सप्लाई चेन की बहाली की उम्मीद है। इसी तरह पाकिस्तान के लिए सूरत हाल खासी अहमियत रखती है। यहाँ भी एक बड़ा पॉजिटिव चेंज फौरी आया, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स ज़बरदस्त तेज़ी के साथ शुरू हुआ था और एक ही दिन में इंडेक्स 14,000 पॉइंट्स का तारीखी इजाफा कर गया था, लेकिन आज इसमें बहुत ही मामूली सी कमी वाक़ई हुई है। अब इसकी बड़ी वजह तेल की कीमतों में मुमकिन कमी जो कल इजाफा हुआ और इम्पोर्ट बिल में भी अब इससे ओके हो सकती है। लेकिन इन 37-38 दिनों में जो ओवरऑल डैमेज हुआ है दुनिया की इकॉनमी को, खित्ते की इकॉनमी को, खासकर पाकिस्तान की इकॉनमी को, वो कैसे कवर अप होगा और इसका बोझ कब लोगों पर से कम होगा, इस पर हम बात करेंगे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, साबिक चेयरमैन है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के, मारूफ बिजनेसमैन है, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये 37-38 दिनों में जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा, जिसका फौरी तौर पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी हमने देखा, अब ये कैसे कवर होगा? एक बेहतरीन अंदाज से पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया, जंग को आर्जी तौर पर रुकवा दिया। ये आर्जी रुकवाना क्या कवर कर जाएगा सब कुछ? पहली बात तो यह है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल को डार साहब को मुबारकबाद देता हूँ। तारीखी काम हुआ है, पाकिस्तान की शाख पूरी दुनिया के अंदर उसका लोहा माना गया है और हर कैपिटल, कोई भी किसी किस्म का भी टेलीविज़न हो, उसमें पाकिस्तान का नाम हर जगह आया। एक बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये जो 37-38 दिन हुए हैं, इसकी जो डैमेज इसने किया है इन दिनों ने और जो अनसर्टेनिटी का पीरियड निकला है, उसके असरात अगले 6 महीने तक भी नहीं जाएंगे, इसलिए कि उसकी जो रिपोर्केशंस आते ही रहेंगे। क्योंकि देखिए, किसी ने अगर रॉ मटेरियल मंगवा लिया और उसमें अगर रॉ मंगवाना बंद तो नहीं कर सकते, उसके ऊपर उन्होंने फ्रेट ज़्यादा दिया, दाम ज़्यादा दिए, जो चीज़ें $5 की थी वो $8 की हो गई, वो हमने $5 से कॉस्टिंग की हुई है, तो आप बताएं वो कैसे हो सकता है? वो सारी चीज़ें जो है ना, इसी तरह से एक्सपोर्ट के अंदर भी यही मामला चल रहा है। एक्सपोर्ट के अंदर भी जो हमने जो कमिटमेंट्स थी, अब हमने जो माल बेचे हुए हैं, वो जिनको माल क्रेडिट पे बेचे हुए हैं, वो पेमेंट करने में कह रहे हैं वो वॉर हो रही है, उसकी पेमेंट्स लेट हो गई हैं। स्टेट बैंक उधर से नोटिस निकाल रहा है कि 90 डेज में आपको रेवेन्यू लाना था, वो नहीं हो रहा। बहुत सारे मसाइल हैं और सबसे बड़ा जो मसला, जो की पॉइंट है, वो ये है कि अनसर्टेनिटी इज नॉट रियली गॉन। क्योंकि अभी अमेरिका की जो बात है और जो 10 पॉइंट एजेंडा, उसको लोग सारा कुछ सुनते हैं, सारा कुछ देखते हैं। दुनिया सारी आज बड़ी ग्लोबल विलेज है
1 मिनट के अंदर, आधी मिनट के अंदर सारी खबरें इधर से उधर हैं। तो वो जो है ना, वो जो थोड़ा सा कल का जो माहौल था उसमें थोड़ी सी जो है ना कमी आई है। ये पता नहीं है लॉन्ग लास्टिंग होगा कि नहीं होगा। जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 7 जहाज निकले हैं और यही रिपोर्ट्स हैं, और वहाँ अभी भी उनका कंट्रोल है। और ये अगर 14 दिन तक चलता रहे और नॉर्मल लिमिट में लगाएं तो भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी कम होगी, क्योंकि वहाँ 2000 से ज्यादा जहाज खड़े हुए हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखते हैं, मुश्किल हालात हैं, थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन हमको हमारी गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव अप्रोच करनी पड़ेगी, को प्रेगमेटिक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजन लेने पड़ेंगे, ताकि जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो रुके नहीं। उसका पहिया एक दफा रुक जाता है तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। इस वक्त तो जो कॉस्टिंग्स हैं वो आसमान के ऊपर पहुंच गई हैं। पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो भी देखें, हम सोच रहे थे कि पिछले लेवल पे चली जाएंगी, लेकिन आज जो है ना ट्रेड किया है 93 से 95 के दरमियान, 96 के दरमियान ब्रेंट ट्रेड हुआ है। तो वो जो है ना, वो भी हमारे लिए जो है ना फिर वापस बड़ी खराब खबर है। हम ये सोच रहे 15-16% के बाद ये चीजें, इसी ट्रांसपोर्ट बढ़ाती हैं, ये एयरफेयर बढ़ाती हैं, ये कोरियर के पैसे बढ़ाती हैं। मतलब इट इज ऑल डिफिकल्ट पोजीशन फॉर एन एक्सपोर्टर इन पर्टिकुलर एंड इंडस्ट्रीज इन जनरल। ये बिल्कुल नहीं है। अब गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इसको ऑफसेट करना चाहिए। हम वहां ऑफसेट करवाने का कहते हैं जहां गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस ना हो। मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कुछ मांगना बिल्कुल ठीक बात नहीं है, फिस्कल स्पेस नहीं है, लेकिन आपने बजट बना चुके हैं, उसका एक रेवेन्यू आपने टारगेट कर लिया है। अब इन मामलात की वजह से अगर आपकी प्राइजेस बढ़ती हैं तो उन जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है उसके ऊपर तो उनको ये जो है ना टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज और नहीं लेनी चाहिए। पिछली पोजीशन के ऊपर उसको फ्रीज करना चाहिए ताकि ये ईज आउट पोजीशन हो। ये चीजें यूटिलिटीज के अंदर भी देखना चाहिए कि अगर हम क्रॉस सब्सिडाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्री को हर्ट कर रहे हैं, उसको खत्म करें। ये चीजें जो है ना, ये 4-6-8 चीजें बड़ी जरूरी हैं, उससे इंडस्ट्री को मदद मिलेगी। लेकिन बहरहाल जो है ना, हमारी असल मदद तो जब ही होगी जब परमानेंट पीस होगा, नॉर्मल सारी चीजें हो जाएंगी। और हमारी जो मेन मंडियां हैं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन है, वहाँ के रास्तों में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। हमारा तीसरा बड़ा जो है वो इम्पोर्टर्स है वो यूएई है, और यूएई के अंदर भी ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, वहाँ कोई मिसाइल चल रहे हैं। तो अभी भी जो है ना वहाँ अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, कोई ट्रांजेक्शंस नहीं हो रहे, लोग अभी माल खरीदने से परहेज कर रहे हैं। यू नो, दे आर अफ्रेड, दे हैव एप्रीहेंशंस कि कल क्या होगा, तो वो माल खरीदेंगे नहीं तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन है। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ ज़ाती तौर पर कि कम से कम पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल पजीराई हुई है वो मेरा सीना फख्र से बुलंद होता है कि जी बड़ी ज़बरदस्त बात हुई। मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने, फॉरेन मिनिस्टर ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और देखिए कल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आ रहे हैं मीटिंग के लिए, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तो ये भी हमारे लिए बड़ी साहब ये बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है। सारी चीजें ठीक नहीं हुई हैं, इनको गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करके जहां जहां वो उसको ठीक कर सकते हैं करना चाहिए। और जहां स्टेट बैंक को कहना चाहिए कि 90 दिन के बाद जिनकी क्रेडिट लाइन से उनको आप नोटिस ना भेजें। इसी तरह से एफबीआर को भी ये ज़ाहिर है दिफाई सतह पर पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली, पाकिस्तान ने एक जंग जीती। सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी मिली, एक सिफारती जंग भी एक तरह से पाकिस्तान ने जीत ली। लेकिन अब बड़ी इंपॉर्टेंट होती है माशी जंग, ज़ाहिर है और फौरी तौर पर वो माशी जंग जीतना जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी उसी तरह से हो जिस तरह अभी ये कीमतें बढ़ने की सूरत में फ़ौरन एक आम आदमी पर बोझ को मुंतकिल किया गया। अब ये माशी जंग जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसमें कितना वक्त लगेगा, चूँकि ये पिछला 1 महीना हमें शायद 2-3 साल पीछे ले गया एक बार फिर। देखिए मैं आपको बताऊं कि माशी जंग बिल्कुल बड़ी अच्छा सवाल भी है और सही बात भी यही है कि जो हमने वहाँ करना था वो कर लिया और बहुत अच्छा किया, सब कुछ बेहतरीन चीज़ें हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी मईशत को भी देखना है, उसको चलाना है। उसको चलाने के लिए 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि हम किसी से कर्ज ले लें और अपना घर चला लें। दूसरा रास्ता ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने के जो चांसेस हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया है और हम उसको कर नहीं पा रहे हैं एक्सपोर्ट, वो हमको चेक करना है कि हम उसके अंदर हम कर सकते हैं, कैसे उसको हम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, मेरा 6 नुकात मैंने दिए थे, फाइनेंस मिनिस्टर को भी भेजे हैं मैंने, कि जो है ना आप इसको तभी फिलफॉर जो 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं जिनके 80% एक्सपोर्ट है, उनको 0 रेट कर दें अभी आप से, सेल्स टैक्स कलेक्शन को छोड़ दें क्योंकि इससे लिक्विडिटी की क्राइसिस आती है। नंबर 2 हमने कहा है कि जैसे कराची है 54% एक्सपोर्ट करता है, 33 बिलियन रुपए
जो है ना हमारा इंक्रीमेंटल का पैकेज जो प्राइम मिनिस्टर दिया था, आज इसको 2 साल हो गए हमें मिला नहीं है। किसी न किसी वजह से कोई कोर्ट में कहीं चला जाता है, वो हमें फौरी तौर पर उसको रिलीज कर देना चाहिए। इसके बाद जो गैस की प्राइसेस हैं उसको रैशनलाइज करना चाहिए। रैशनलाइज जब मैं कहता हूं तो कोई सब्सिडी नहीं, जो आपकी कॉस्ट ऑफ गैस है उस कॉस्ट के ऊपर आपको इंडस्ट्री को गैस देनी चाहिए ताकि वो वायबल हो जाए। उसके साथ तीसरे नंबर पे हमने कहा कि जितनी रिफंड पेंडिंग है किसी और कैवियाट की वजह से, किसी और वजह से, उसको आपको रिलीज कर देना चाहिए। नंबर 6 जो हमने कहा वो ये कि कस्टम ड्यूटी जो हम रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं उसके अंदर आप समझ लें कि उसके अंदर फ्रेट भी बढ़ गया है और वो भी बढ़ गया। अब ये जो 100 रुपए की कोई चीज थी इसके ऊपर आपको 5 रुपए ड्यूटी मिलती थी, अब 100 रुपए की डील अगर मैं आज की करंट जितनी प्रॉब्लम्स है उनको लगा लूं तो वैसे 110 रुपए हो गए। तो 10 रुपए के ऊपर जो आप ड्यूटी ले रहे हैं वो ना लें, जो आपकी है वहाँ फ्रीज कर दें। जो पिछला आपका टारगेट था वो मीट हो रहा है उसको फ्रीज कर दें। इसी तरह से पेट्रोल की प्राइसेस में जो आपका लेवी था, आपने वजीर आज़म ने बड़ा जबरदस्त कदम उठाया और 80 रुपए जो कम किए। अब इसमें लेवी में गुंजाइश है, जो लेवी जो आप लगा रहे हैं उसको इंक्रीमेंटल वैल्यू पे ना लगाएं, बाकी बिल्कुल लगाएं। हमको पैसों की जरूरत है, पाकिस्तान इस वक्त फिस्कल स्पेस बिल्कुल नहीं है। ये हमने इनको गुजारिशात की थी कि इस तरह से अगर हो जाए। और जो आपका अभी जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं जो लोन्स के ऊपर, उसको आपको फ्रीज करना चाहिए। और आपका जो आपका जो डॉलर प्राइस है, अगर कुछ ऐसा हो सके जिसमें एक्सपोर्टर्स को कोई स्पेशल डॉलर की प्राइस मिले तो भी थोड़ा सा हो जाएगा। आप ये समझ लेंगे इस वक्त हमको 15 से 17% का कॉस्ट में फर्क हो गया है। अब अगर इसको कॉस्ट के फर्क को हम निकालेंगे नहीं तो हम माल नहीं बेच सकते, तो माल नहीं बेच सकते तो फिर एक्सपोर्ट कम होगी। आज हमको जो सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है ग्रीन बैक डॉलर्स की जरूरत है। वो डॉलर्स आएंगे जब आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। आज हमको एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की जरूरत है, वो जब भी बढ़ेगी जब अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। आज आपका मुझे लगता है अल्लाह ना करे लेकिन जो एक्सपोर्ट के टारगेट हैं हमारी वो मीट होना जरा मुझे मुश्किल लगता है पिछले 1 महीने की कारकर्दगी इसके आगे। अच्छा जुबैर साहब, ये जो वक्त आ रहा है इस पिछले 1 महीने ने कितना असर डाला हमारी एक्सपोर्ट्स पर? क्योंकि इससे पहले के जो 7-8 महीने थे फिस्कल ईयर के वो भी कोई खास नहीं थे, वहाँ भी एक्सपोर्ट का सिलसिला रुका हुआ था पिछले साल वाली सतह पर। तो ये 1 महीना जो ये कुछ हुआ 37-38 दिन, ये हमें फिर एक्सपोर्ट के मामले में कितना पीछे ले जाएगा अगर कोई खास फैसिलिटेशन या इंसेंटिव नहीं मिला? आप जो आखिरी जो फिगर्स आए थे इफ आई एम करेक्ट तो 25 बिलियन का हमारा ट्रेड अकाउंट डेफिसिट हो गया था, विच इज वेरी वेरी हाई अनबेरेबल पाकिस्तान। फिर आपके रिजर्व की पोजीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर यूएई को जब आप रकम दे रहे हैं तो उससे भी जो ना आपका फ़र्क पड़ेगा वापस जो देने का, तो आपको रिजर्व जो है ना, आप किसी भी ऐसे मुल्क का, हमारे जैसे मुल्क का रिजर्व जो है वो कम से कम 2 से 3 महीने का इम्पोर्ट बिल के बराबर होना चाहिए, जो आज वो बहुत कम है और हमको उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन होम रेमिटेंसेस माशाल्लाह 3.8 बिलियन मार्च के महीने में आए, जो तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह है। ये मतलब ये इसी तरह से हमको लेवर करना चाहिए पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, और कॉस्ट को कम करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक्सपोर्ट हमको करने दें, हम इंशाल्लाह ताला अगर हम माल बेच सकेंगे, आप हूँ या मैं हूँ या कोई और हो, अगर क्या मेरे 2 एंड्स बराबर हो रहे होंगे तो मैं ग्राहक को मना करूंगा। अगर 0-0 भी हो रहा होगा, बल्कि हम 2-5% नुकसान भी हो रहा होगा, तो हम अपने कस्टमर को नहीं छोड़ेंगे। आज जो हालात चल रहे हैं, जो पूरी दुनिया के हालात हैं, तो बिल्कुल आप समझने की बात सिर्फ ये है कि हमको आज एक्सपोर्टर को वायबल बनाना है, उसको इस काबिल बनाना है कि वो दुनिया के अंदर प्राइस वॉर के अंदर, अपनी वॉर के अंदर जीत सके, आगे बढ़ सके। सही। और जुबैर साहब, ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि हमारी रेमिटेंसेज हैं वो मार्च के महीने में, जो कि जहाँ हालात ऐसे थे उसमें भी वो कम नहीं हुई बल्कि उसमें इजाफा ही हुआ है। अब ये पाकिस्तान ने ये जंग रुकवाई, ये न सिर्फ खित्ते का हर मुल्क बल्कि दुनिया का हर मुल्क कह रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान का किरदार सबसे कलीदी रहा है। तो ये जो अब यूएई को हमें $3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस करना है, क्या कोई और खित्ते का मुल्क इस वक्त पाकिस्तान में इतनी ही रकम इन्वेस्ट कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, ताकि वो जो फ़र्क आना है हमारे रिजर्व्स में वो फिर फौरी तौर पर? मैं समझता हूँ कि देखिए, मैं समझता हूँ यूएई अगर कोई वापस कर रहा है तो मैच्योरिटी पे ही वापस कर रहा होगा। वापस मांग रहा है तो उसकी मैच्योरिटी पे होगा, और हम भी जो पेमेंट करेंगे उसकी रकम के मैच्योर होने पे करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। तो वो तो मैच्योर होने के वक्त ही उसकी हो जाएगी पेमेंट। लेकिन होना ये चाहिए था कि इसको रोल ओवर मिल जाना चाहिए था पाकिस्तान को। मेरी यूएई की गवर्नमेंट से मुतमाना गुजारिश है कि ये हालात ऐसे हैं जिसमें हम पूरी दुनिया को अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें अगर ये अपने आप जो आपके जो पैसे हैं उसको अगर आप वापस मांगेंगे तो इट विल बी हमको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, हमारे फिस्कल स्पेस के अंदर कमी आ जाएगी। तो चाहिए ये कि हम जो है ना इसको थोड़ा सा इसको लिंगर ऑन कर देते, क्योंकि इतना बड़ा काम अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रहा है
एज एन अप्रिसिएशन, एज अ टोकन अप्रिसिएशन भी जो है ना इसको वैसे ही जो है ना इसको रोल ओवर करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला ये भी बात हो रही है, हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो पेमेंट है यूएई का, इससे हमारे कोई ताल्लुकात का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। ये एक मेच्योरिटी है और उनके यहाँ भी जो जंग की सी सूरत हाल है और वहाँ उनके स्ट्राइक्स भी उनके ऊपर हुई हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने रिजर्व्स को भी देखते होंगे, उन्हीं उसी के हिसाब से होगा। वरना हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं यूएई से और इंशाल्लाह ताला रहेंगे, अल्लाह का। और जुबैर साहब, कल जो एक्टिविटी रही पूरा दिन, ज़ाहिर उससे अंदाज़ा हो रहा है कि किसी हद तक इन्फ्लेशन रेट तो थोड़ा सा अंडर कंट्रोल हो जाएगा, थोड़ी उसमें कमी आएगी। तो उसी को देखते हुए अब स्टेट बैंक को क्या करना चाहिए? जो डिमांड थी बिजनेस कम्युनिटी की पॉलिसी रेट में को सिंगल डिजिट में लाने की, ज़ाहिर इन हालात में वो पूरी करना बहुत मुश्किल है। अभी स्टैटिक रहें, थोड़ी सी उसमें इजाफा कर दें, या उसमें थोड़ी कमी अलामती तौर पर लाई जा सकती है, कोई आधा 1% की? मेरी तो आपके तवज्जुह से मेरी गवर्नर साहब को गुजारिश है कि बहुत माशाल्लाह इज अ वेरी सीजन मैन और समझदार हैं। इस वक्त आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना वुड बी अनदर नेल इन द कॉफिन होगा। आई डोंट थिंक कि ये कोई टाइम है। अगर आपके पास घटाने की गुंजाइश नहीं है तो आप इतनी ऑप्टिमिस्टिक सारी चीजें हुई हैं उनको लेके इस फोर्टनाइट को छोड़ें और अगली फोर्टनाइट के ऊपर हम बैठ के उसको देखेंगे भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इसलिए कि आज इंटरेस्ट रेट को तो बढ़ना किसी सूरत में भी नहीं चाहिए। अभी अगर पीस आ गया है तो आप जिस स्पीड से पीछे जा रहे थे बेशक उधर ना जाएं आप, डाउनवर्ड रिविजन भले ना हो लेकिन अपवर्ड रिवीजन की कोई इस वक्त गुंजाइश नहीं है। मेरी तो दरख्वास्त यही है कि जो प्रोग्राम था कि आधा परसेंट इस दफ़ा कम होगा, उसको कम करें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो। आगे जो है ना लोग जो है ना अपना जो काम कर रहे हैं उसको समझ लें कि इसको जो है यार ये इंटरेस्ट रेट रहेगा और हमको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये ऐसा करना चाहिए, ये वक्त का तकाजा है। थोड़ा सा अगर हम समझते हैं कि अगर हमको थोड़ा सा इन्फ्लेशन की वजह से मार भी पड़ी है, कोई बात नहीं, इसको हम उसको सहारें और लोगों के कॉन्फिडेंस को बहाल करें और ट्रस्ट डेफिसिट को क्रिएट ना होने दें। गवर्नमेंट ऑल आउट आपके पास है, ये गवर्नमेंट का बिल्कुल खुला जो है ना होना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी को, कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ गवर्नमेंट खड़ी है, हर वक्त खड़ी है। और मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म जो हैं वो इस हालात में भी उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, टैक्सेस के ऊपर और एक्सपोर्ट बढ़ाने के ऊपर बहुत मीटिंगें की हैं। बल्कि इनफैक्ट आज भी शाम को भी जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं, तो वो जो है ना वो राय भी ले रहे हैं, दे भी रहे हैं, उनकी अपनी फिजिकल स्पेस को भी देख रहे हैं। मैं नहीं समझता किसी सूरत में भी कि ये कोई टाइम है जिसमें हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। सही। और जुबैर साहब, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह एक्सपोर्ट्स हम इस साल नहीं अपनी बढ़ा सके अभी तक और फिगर वहीं पर रुका हुआ है और जंग ज़ाहिर इसमें मजीद मनफी एक असर पैदा करेगी, उसी तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारी बहुत ही इस साल महदूद रही है, पिछले सालों की निस्बत उसमें एक बड़ी वाज़ेह कमी देखने में आई है। तो ये अब जो हालात पैदा हुए हैं, पाकिस्तान की पोजीशन जिस तरह सामने आई है, इसके बाद क्या जैसे जैसे नॉर्मलिटी की तरफ हालात जाएंगे हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, लोकल इन्वेस्टर का एतमाद फिर बढ़ेगा? कल स्टॉक मार्केट तो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गई थी। ठीक है, मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। आज जो वो चाइना की मैंने खबर पड़ी कि अफगानिस्तान के साथ हमारे काफ़ी मरासिम हो गए हैं और ये मामला हल हो जाएगा, मैं बड़ा खुश हूँ उससे भी। और ईरान की साथ जो हमारे अभी जो अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात होंगे, इसमें इंशाल्लाह ताला सैंक्शंस उनके ऊपर से कम हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो उससे हमारे को एक और बड़ी चीज़ है ना को एक्सपोर्ट करने की रीजनल कंट्री, हमारे को एक और बहुत बड़ा कंट्री मिलेगा ईरान, जिसकी बहुत खपत है, जहाँ बहुत माल की ज़रूरत है और जो है ना बहुत सालों से वो जो है ना इस पर बैठे। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा हो जाएगा। और मैंने तो कल अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भी ये बात की थी कि इस वक्त हमको ये चाहिए कि जब भी अमेरिका से मुज़ाकरात हो रहे हैं हम गैस पाइपलाइन को ना भूलें। ईरान ने वो बिल्ड कर दी हमारी बॉर्डर तक, और हमको अपनी अगर ये ईरान का गैस आ जाता है हमारे पास तो हमारे बहुत सारे सरदर्द खत्म हो जाते हैं। हमारी जो कॉस्टिंग का मसला है, जो हमारी कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का मसला है, वो बड़ी सस्ती गैस हमको मिलेगी। मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट अगर हो जाएगा, ईरान की मार्केट मिलेगी, ईरान का गैस मिलेगा, मैं समझता हूँ और हमारा एक्सपोर्ट ईरान को बहुत बड़ा हो सकता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर आप इसको देखें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है, इट कैन टच $10 बिलियन, क्योंकि जो उनके पास जो पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्ट हैं हम सारी इंपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रोल इंपोर्ट कर सकते हैं, बाय रेल लैंड आ सकता है, बिटुमेन बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि पेट्रोकेमिकल्स की हैं, प्लास्टिक है, दाना है, बहुत सारे हैं, उन सारी
सारी चीज़ों को हम जो है ना हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी बहुत सारी चीज़ें, टेक्सटाइल है, प्लास्टिक्स है, यूटेंसिल्स और बहुत सारा राइस है, एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस है, वो सारी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाय रोड। एंड इट्स अ वेरी गुड रोड, गवादर के थ्रू बिल्कुल बेहतरीन है। आज भी आप देखें गवादर के थ्रू कुछ ना कुछ काम ईरान से होता है और उसके अंदर इजाफा भी हो सकता है। इसी तरह अफगानिस्तान, हमारे पास जो हमने हाईएस्ट टच किया था वो $2.76 बिलियन का ट्रेड अकाउंट था हमारा। आज इट इज गॉन बियॉन्ड 500 मिलियन एंड इट्स फर्दर गोइंग डाउन। सही बात है, बॉर्डर्स बंद हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हैं। ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि अफगानिस्तान के साथ जो काम है, देखिए आप इंसानी जिंदगी से ऊपर कोई भी नहीं मेरी नज़र में। अगर हमारे जवान को कोई मारता है, हमारे शहीद, हमारे पुलिस को, हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को, हमारी आर्मी में से, तो उसको हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर है अगर वो उसके ऊपर नदामत का इजहार करते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं, हमारे मसाइल हल हो जाते हैं, तो हमें किसी पड़ोसी से अग्रेशन का कोई ना हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान की मेरी नज़र में, ना हम कभी इसको करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी एक मंडी है। तो इंडस्ट्री काफ़ी प्रॉब्लम में हो जाएगी। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं अमेरिका के और यूरोपियन यूनियन के, उसके अंदर एक बात को हमको ज़रूर देखना चाहिए। वो बात ये है कि आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो बढ़ी इसलिए है कि रीजनल जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कम हो गई। रीजनल रिक्वायरमेंट में जो आपकी क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं वो इतने स्ट्रिंजेंट नहीं होते। तो आप, और दूसरा क्वालिटी, लो क्वालिटीज भी निकलती हैं, रन ऑफ द मिल भी वहाँ बिकता है सारी पड़ोसी मुल्कों में, और उनकी अपनी डिफरेंट वेराइटीज होती हैं। उसको जब एक्सपोर्टर अपने आप उसको भी कैटर करता है तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट है ना मैन्युफैक्चरिंग की वो नीचे जाती है। उसको जो है ना हम उसको अचीव करना चाहते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब सारी बातें सारी समझते हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर इसको करते हैं, another addition of $10 billion can take you out of any kind of a trade deficit। ये देख लें आप, फिर ट्रेड डेफिसिट रहेगा ही नहीं। we will have a surplus deficit, सरप्लस ट्रेड होगा हमारा। जब सरप्लस होगा तो फिर स्काई इज द लिमिट। फिर पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारा काम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, महंगाई दूर हो जाएगी। ईरान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो जब पाकिस्तान में आएंगी दूसरी जगह के मुकाबले में, तो फ्रेट की वजह से उसकी प्राइसेस भी कम हो जाएंगी। तो बहुत सारे एडवांटेजेस मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस जंग के खात्मे से मिल सकते हैं और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगी, रीजनल ट्रेड भी बढ़ेगी, ठीक है, और हमारी इंडस्ट्रियाँ भी चलेंगी। चले, हमारी उम्मीद, दुआ, बिल्कुल तवक्को भी यही है कि ये सब हो जिस तरह आप फरमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब, साबिक चेयरमैन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजूद पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में आईटी सेक्टर को फ़रोग देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नए रूल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं जिनका मकसद है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए और फ्रीलांसर्स के लिए मज़ीद आसानियां पैदा की जाएं। अब ये स्टेप्स ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब आईटी एक्सपोर्ट्स में हमने मामूली कमी होते देखी है, जबकि पिछले 1.5 साल में बहुत तेज़ी के साथ इसमें इजाफा होता रहा है। नए रूल्स के तहत आईटी कंपनीज और फ्रीलांसर्स को अब $25,000 तक की रेमिटेंसेस पर रिपोर्टिंग से एग्जम्पशन दिया गया है। इससे पहले ये हद काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से छोटी ट्रांजैक्शंस पर भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाते थे। इसी तरह अब एक्सपोर्टर्स को भी ये इजाज़त दी गई है कि वो हर माह $5,000 या अपनी आमदनी का 50% अपने स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में रख सकते हैं। पहले ये लिमिट भी तकरीबन 35% या $2,000 तक ही लिमिटेड थी। अब इसमें वाज़े इजाफा किया गया है। जो स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं उसके मुताबिक फरवरी 2026 में आईटी एक्सपोर्ट्स $365 मिलियन रही हैं, जो जनवरी में जब $374 मिलियन थी, ज़ाहिर है उसके मुकाबले में कम है। लेकिन जुलाई से फरवरी तक अगर हम ओवरऑल एक्सपोर्ट्स देखें तो ये $2.97 बिलियन यानी ऑलमोस्ट $3 अरब तक पहुंच चुकी हैं, जो इस सेक्टर की मजबूती और ग्रोथ को जाहिर करती है। हुकूमत ने माली साल 2026 के लिए $5 बिलियन का टारगेट मुकर्रर किया है, जबकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो इससे एक्सपोर्ट्स $4.4 बिलियन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा $4.5 बिलियन तक पहुँच सकती हैं। तो इसका मतलब ये कि टारगेट हासिल करने के लिए अब हमें मज़ीद तेज़ रफ्तार ग्रोथ की ज़रूरत होगी। ये पॉलिसी इसलिए भी अहम है क्योंकि आईटी सेक्टर पाकिस्तान की सर्विस एक्सपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 40% से भी ज़ायद का हिस्सा बन चुका है। अब आसान रूल से फ्रीलांसर्स को भी यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा, ख़ासतौर पर वो अफराद जो छोटे साइज़ के इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। लेकिन नए रूल्स के बावजूद चैलेंजेस ज़ाहिर है इस इंडस्ट्री में अभी भी मौजूद रहेंगे। मुल्क में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्किल्ड मैन पावर की कमी एक बड़ा
चैलेंज है, इसके साथ साथ पॉलिसी का तसलसल ये भी एक बड़ा मसला है। अब ओवरऑल ये स्टेप एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन सिर्फ रूल्स में नरमी से टारगेट हासिल नहीं हो सकता। पायदार तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एजुकेशन और फिर इन्वेस्टमेंट में भी बेहतरी की ज़रूरत है। आगे कितनी गेम चेंजर साबित हो सकती है, मज़ीद कितनी ग्रोथ हमारी इकॉनमी में लेकर आ सकती है, इस पर हम बात करेंगे। फैसल जद्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो CEO हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये नए रूल्स जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस कराए, ज़ाहिर है इससे बड़ा फ़ायदा होगा फ्रीलांसर्स को भी, कंपनीज़ को भी, इंडिविजुअल्स को भी। तो हमारी एक्सपोर्ट के फिगर इससे मज़ीद कितने ऊपर जाएंगे, क्लाइंट्स को हम कितना बेहतर अंदाज से डील कर सकेंगे, इंगेजमेंट हमारी कितनी बढ़ जाएगी? जी, बहुत शुक्रिया बुलाने का, और आई थिंक आपने बड़ा अच्छा समराइज़ भी किया जो इस वक्त हमारी सिचुएशन है। और माशाल्लाह आईटी एक्सपोर्ट्स ईयर ओवर ईयर तो 20% ग्रो कर रही हैं, लाइक फरवरी दिस ईयर वर्सेस फरवरी लास्ट ईयर, इस साल अगेन वी सॉ 20% जंप। सो ये द इंडस्ट्री इज़ माशाल्लाह डूइंग वेल। लेकिन आई थिंक जो सबसे पहली चीज़ समझने की है, मेरा ख्याल है आप और सम ऑफ द एक्सपर्ट्स प्रॉब्ली नो दिस वेरी वेल, लेकिन जस्ट आवाम के लिए मैं एक बात एक्सप्लेन कर दूँ कि आईटी एक्सपोर्ट्स होती क्या हैं, राइट? मतलब अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आप ये जवाब देंगे कि जी, अगर पाकिस्तान में एक आईटी कंपनी है या फ्रीलांसर है और वो पाकिस्तान से बाहर किसी क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट करता है, उसको बिल करता है, वो क्लाइंट उसको पे कर देता है लेट्स से $100, तो पाकिस्तान की $100 आईटी एक्सपोर्ट है। लेकिन हमारी द वे गवर्नमेंट अकाउंट्स फॉर इट, इट्स नॉट दैट। हम कहते हैं कि वो $100 आईटी एक्सपोर्ट नहीं है, सिर्फ वो आईटी एक्सपोर्ट है जितने पैसे वो आईटी कंपनी या प्रोफेशनल पाकिस्तान लेके आता है। अच्छा। तो अगर वो सिर्फ $40 लेके आता है तो हमारी आईटी एक्सपोर्ट सिर्फ $40 काउंट करती है। अब उसमें सवाल ये आता है कि ये कंपनियां या इंडिविजुअल्स बाहर पैसे रोक क्यों लेते हैं, राइट? और अभी उसका जवाब इस आपके जो आपने पॉइंट रेस किया उसमें इंपॉर्टेंट है। तो जब हम आईटी कंपनी से बात करते हैं कि जी आप अपने पैसे बाहर क्यों रोक लेते हैं, तो उनका सबसे मेजर कंसर्न ये होता है कि अगर हम एक्स्ट्रा पैसे पाकिस्तान ले आएंगे डॉलर्स में, तो जब हमें बाहर कोई पेमेंट करनी होगी, हमें गूगल को, किसी वेंडर को, किसी एम्प्लॉय को किसी भी चीज़ की पेमेंट करनी होगी, तो हमें बैंक्स से उसकी अप्रूवल लेने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए हम ये करते हैं कि एक्स्ट्रा पैसे बाहर रोक के वहीं से पेमेंट्स कर देते हैं। तो ये मसला, नाउ दैट यू अंडरस्टैंड दिस, तो फ्रॉम गवर्नमेंट्स परस्पेक्टिव, फ्रॉम पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड परस्पेक्टिव, हमें लगता है कि ये मसला जितना जल्दी हम इसको सॉल्व कर दें उतना जल्दी पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स में तेज़ी आ सकती है, क्योंकि अभी भी हमारे अंदाजे से पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट जो करंट नंबर है उससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन वो पैसे पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो इसलिए हम उनको काउंट नहीं कर सकते। सही। तो जी आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, उस सिलसिले में पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारी मिनिस्टर हैं शहज़ाद फातिमा साहिबा, और प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके साथ हम काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहे हैं कि बैंकिंग चैनल को किस तरह से स्ट्रीमलाइन कर सकें कि वो पाकिस्तानी कंपनीज़ को सहूलियात दें, तो मेक इट आसान करें उनके लिए पैसे बाहर भिजवाना, ताकि वो बहुत ज़्यादा पैसे पाकिस्तान ला सकें। तो ये जो अभी इन्होंने अनाउंसमेंट की है, जिसकी आपने बात की है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी कंपनियों के लिए आसान करेंगे कि वो अपने पैसे बाहर भेज सकें पेमेंट्स करने के लिए, तो उनके लिए इंसेंटिव होगा कि वो ज़्यादा पैसे पाकिस्तान मंगवाएं, बजाय कि सिर्फ उतने मंगवाने के जो उनको यहाँ सैलरीज वगैरह के लिए ज़रूरत होती है। तो जो इसमें आपने दो चीज़ें नोट करें, जो गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है उसमें है कि जो अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो मंगवा सकते हैं, रख सकते हैं पैसे, वो $5,000, $25,000 या 50% ऑफ देयर आईटी एक्सपोर्ट विच एवर इज़ हायर। तो माशाल्लाह जो हमारी बड़ी कंपनियां हैं वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर मंगवाती हैं पाकिस्तान में, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ से बहुत काम हम कर रहे हैं, तो उनकी जो 50% है वो भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो वो उतना रख सकते हैं। वो गवर्नमेंट ने 2 साल पहले उसको रेट, उसका जो वो है परसेंटेज बढ़ा के 50% कर दिया था। तो अब ये जो आप उन्होंने अनाउंसमेंट किया उसमें पैसे बाहर भिजवाने को आसान किया गया है। और जस्ट फॉर क्लैरिटी, जो हम आईटी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर की बात करते हैं, उस एक ही कंपनी होती है, वो एक ही कंपनी है जो प्रोजेक्ट्स कर रही है, तो पैसे आते हैं, और जब अपने वेंडर को थोड़ी थोड़ी पेमेंट करते हैं तो पैसे जाते हैं। तो उन्हीं के पैसे होते हैं जिनको वो बाहर भेजते हैं टू एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। तो आई थिंक कि ये वाला स्टेप विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ज़्यादा कॉन्फिडेंस आईटी कंपनीज़ को कि अपने पैसे यहाँ लाएं, और हम उनको आसान करेंगे कि अगर उन्हें पेमेंट्स करनी है तो बाहर भेज सकें। सही। तो फैसल साहब, इसका मतलब ये जो हमने 9 मंथ्स का भी फिगर कोट किया, अगर ये अराउंड $3 बिलियन है, तो इसका मतलब एक्चुअल आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी $6 बिलियन या 6 से भी ज़्यादा है। और इस फैसिलिटेशन के बाद ये नंबर्स हमें पाकिस्तान में भी फिर नज़र आना शुरू हो जाएंगे और कोड होना शुरू हो जाएंगे।
बिल्कुल जी। पाकिस्तान की जस्ट टू क्लैरिफाई 8 महीने का हमने नंबर अभी इशू किए हैं फरवरी तक। मार्च के नंबर इंशाल्लाह 20 अप्रैल तक आ जाएंगे। और जो हमारा फिस्कल ईयर है गवर्नमेंट का, आपको पता है जुलाई से जून तक चलता है। तो जो जून 2025 में जो साल ख़त्म हुआ था लास्ट ईयर, उसमें हमारी आईटी एक्सपोर्ट थी $3.8 बिलियन। ठीक है, तो इस साल का हमारा टारगेट तो है इंशाल्लाह $5.2 बिलियन का। वी आर ट्रैकिंग। अब माशाल्लाह ग्रोथ आ रही है, हर महीने हमारी ग्रोथ आती है। कैन वी मीट $5.2 बिलियन फॉर दिस ईयर? इंशाल्लाह देखते हैं, शायद थोड़ा नीचे हो, लेकिन हमारा टारगेट असल में है $15 बिलियन बाय द ईयर 2029-2030। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें टारगेट दिया है फॉर आईटी एक्सपोर्ट्स, वो $15 बिलियन का है इन 3 साल में। तो जिसके लिए हमें फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड तकरीबन 35% के हिसाब से ग्रो करना है। और वो पॉसिबल है। देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, इतने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। अभी जो हमारी रीजनल वॉर है उसके बारे में मैंने अभी एक वाइट पेपर इंटरनली सर्कुलेट किया है कि उससे हमारी आईटी इंडस्ट्री को क्या उससे अफेक्ट क्या आएगा। और देर आर अल्लाह खैर रखे विद द जंग, लेकिन आईटी एक्सपोर्ट के हिसाब से सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ विल ओपन अप बिकॉज सम ऑफ द वेस्टर्न कंपनीज़ जो मिडल ईस्ट में अभी अपने जिनके ऑफिस हैं जो काम कर रहे हैं माइट नॉट फील एज सेफ, तो दे माइट लीव, विच विल पाकिस्तानी कंपनियों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस किसी हद तक कम होती हैं इस पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन जो हो जाए इंशाल्लाह, तो पाकिस्तानी कंपनियों के लिए एक और मार्केट खुलती है फॉर प्रोवाइडिंग आईटी एक्सपोर्ट। तो हम उस हर चीज़ पे नज़र रखते हैं फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव के कहाँ कहाँ पाकिस्तानी कंपनियाँ, पाकिस्तानी आईटी कंपनियाँ कहाँ कहाँ परफॉर्म कर सकती हैं, काम कर सकती हैं। एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको हम बहुत ज़्यादा टैप अभी नहीं कर रहे, वो है यूरोप की मार्केट आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में तो इंग्लिश स्पीकिंग है तो हमारी कंपनियाँ बड़ी कंफर्टेबल होती हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड कंपनियाँ जो हैं फ्रांस और जर्मनी और हॉलैंड और जितने और मुल्क हैं वहाँ पे, उसमें ज़रा हेजिटेट करती है कि उनको लगता है कि लैंग्वेज इशूज़ की वजह से उनको काम शायद करने मुश्किल होगी। लेकिन हम अपनी एम्बेसीज के थ्रू और अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हम पाकिस्तानी कंपनियों को पुश कर रहे हैं कि वो बाकी यूरोप में भी जाएं। बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े साइज़ के प्रोजेक्ट्स हैं, और हमारी कंपनियां जो आईटी की हैं पाकिस्तान में वो बहुत अच्छा काम कर रही है। यूएस में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, यूके में, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, दुबई और बहुत सऊदी अरेबियन ऑल। तो हम अपनी एक्सपर्टीज़ को लेके अगर पूरे यूरोप में जाते हैं, पूरा यूरोप नॉट जस्ट यूके, तो माशाल्लाह वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेस। और अफ्रीका में हमने एक्सप्लोर नहीं किया ज़्यादा। फार ईस्ट में बहुत कम आईटी कंपनीज हैं जो जा रही हैं और बहुत बड़ी मार्केट है फार ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रॉम पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड हमारा तो जो मैंडेट है और जो मिशन है वो है कि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और पाकिस्तान की आईटी कंपनीज को हेल्प करना टू सेल मोर। तो उसमें तो हम सारे लीवर्स यूज़ कर रहे हैं इंशाल्लाह। सही। और आप लोग देखेंगे जो उसका रिजल्ट्स आएंगे। और फैल साहब, अभी शॉर्ट टर्म में चूंकि ये वॉर सिचुएशन है, तो शॉर्ट टर्म में क्या हमारी ये इंडस्ट्री थोड़ी इफेक्ट हो रही है? चूंकि जो हमारी बड़ी मार्केट्स हैं, जिस तरह आपने भी अभी सऊदीया और दुबई की बात की और सारी गल्फ़ कंट्रीज़, वो चूंकि किसी हद तक इस वक्त डिस्टर्ब हैं इस वॉर सिचुएशन से, तो लॉन्ग टर्म में तो इंशाल्लाह ओवरऑल हालात में बेहतरी होगी, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी और इससे कुछ फिगर्स डाउन हो सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स का अराउंड 55% तो यूएस है और सेकंड बिगेस्ट मार्केट है दुबई विच इज़ अराउंड 12%, राइट। तो अभी जो मेरी आईटी कंपनीज़ के ओनर्स से और लीडर्स से बातें हो रही हैं पिछले 2-3 हफ्ते में, उनसे जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो ये कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया, काम हो रहा है, बिलिंग हो रही है, सब चल रहा है। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स अभी निगोशिएशन स्टेज पे थे, जिसको अभी डिसाइड नहीं हुए थे, उन सब में स्लो डाउन आ गया बिकॉज ऑफ द वॉर, अनसर्टेनिटी एंड ऑल। तो अभी फ़िलहाल तो ज़रा सा वो अनस्टेबल है मार्केट एज यू कैन इमेजिन, और वो सारी जो गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं उनके उस पर ज़रा ज़्यादा मसले चल रहे हैं बिकॉज सेफ्टी के इशूज़ नंबर 1 है। लेकिन अगर ये अब देखते हैं हम अगले 2-4 दिन या 1-2 हफ्ते में किस तरह से ये होता है। अगर ये लंबी चली तो जाहिर है नेगेटिव इफेक्ट्स ज़्यादा आएंगे। अगर ये रिलेटिवली शॉर्ट टर्म में कुछ हो जाती है डील, पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा है, बाकी मुल्क भी ट्राई कर रहे हैं, अगर डील हो जाती है, रुक जाती है, तो मुझे लग रहा है कि जल्दी ज़रा से हालात थोड़ा नॉर्मलसी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। और फिर हमारी पाकिस्तानी आईटी कंपनियों के लिए एक मौका है कि जब वो गैप अगर क्रिएट होता है वेस्टर्न कंपनीज के निकलने से, और उसकी आपने नोट किया होगा कि पिछले 3-4-5 दिन में ईरान ने स्पेसिफिकली
वेस्टर्न जो टेक कंपनीज को थ्रेट किया है। उन्होंने बहरीन के AWS पे अटैक हुआ, ओरेकल के ऑफिस पे अटैक हुआ, और उनको स्पेसिफिक उन्होंने नाम लेके कहा है कि हम चूँकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो रहा है तो हम उधर IT कंपनीज पे अटैक करेंगे। तो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है उसमें। अगर हालात इंशाल्लाह ज़रा वॉर से निकलते हैं तो फिर पाकिस्तानी IT कंपनीज के पास एक अच्छा मौका आता है टू कैप्चर सम ऑफ दैट मार्केट इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। फैसल जदीद साहब, CEO पाकिस्तान। गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।